हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट हैं। इसका सेट नंबर 8 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 7 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इन सब का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहे तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में डिस्कस करा दिया था। साथ ही साथ देखिए, दृष्टि आईएएस का भी मैं आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दें। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए कि स्वराजवादी नेताओं को सुयोग्य, ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दी थी। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिए। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं को सुयोग्य, ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये किसको किया गया था? ये किया गया था जॉन चाइल्ड को। देखिए, जॉन चाइल्ड जो था फ्रेंड्स, इसने क्या किया था कि बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा था और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे उनको बंदी बनाने का प्रयास किया था। इसके कारण औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसकी स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था। ठीक है, लेकिन यह असफल रहा था। उसके बाद देखिए 1853 में बम्बई में सफल कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था। तो देखिए, ये जो नाम था तात्या टोपे का था। अच्छा, धुंधु पंत जो था ये किनका नाम था? तो धुंधु पंत जो था ये नाना साहब का नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। रामोसी विद्रोह जो है ये हुआ था पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये चीतर सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था 1822 में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये चीतर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया था, लेकिन यह काफ़ी खर्चीला था जिसके कारण इसको बंद करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था। अच्छा, ये जो विश्वविद्यालय आयोग था इसका गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था, आपको याद होगा। और देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सैयद हुसैन विलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पंजीकरण अधिनियम 1867। ये लॉर्ड लिटन के समय जो है ये नहीं था। इस समय जो है कौन था? तो लॉर्ड लॉरेंस था। कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था, याद रखेंगे कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था। और देखिए, लॉर्ड लॉरेंस का जो कार्यकाल रहा था यह 1864 से लेकर के 1869 तक रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी के समय में है 1865 में, इसी के समय इसी के द्वारा 1865 ईस्वी में जो है भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ उसको ध्यान से जरूर सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राचीन बिहार का इतिहास, उसके बाद देखिए आधुनिक बिहार का इतिहास, मैंने एक ही वीडियो में आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर कराया हुआ है और 200 से अधिक इंपॉर्टेंट प्राचीन बिहार के इतिहास को मैंने कवर करा दिया है। दोनों वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, बिहार से संबंधित जितने भी इतिहास के प्रश्न हैं आपके कवर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप सर्च कर लीजिए बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, सक्सेस केंद्र लिख दीजिएगा, सर्च में आ जाएगा वीडियो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन, तो ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में जो है कृषि विभाग की स्थापना की गई थी और 1872 में इसी के समय जो है जनगणना की शुरुआत हुई थी और नियमित जनगणना जो है कराई गई थी लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। अच्छा देखिए, इसकी घोषणा जो की गई थी ये कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। और ये प्रभावी कब हुआ? तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? ध्यान रखेंगे, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में। और देखिए इसमें बारिंद्र घोष गुट के जितने भी सदस्य थे सभी को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जो प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास जी थे उन्हीं के अथक प्रयास से अरविंद घोष रिहा हो गए थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चितरंजन दास। ठीक है, चलिए देशबंधु चितरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है विद्रोह का केंद्र और यहाँ दमनकर्ता दिया गया है। दिल्ली में कौन था? तो निकोलसन और हडसन हो जाएगा। कानपुर से, तो कानपुर से कैंपबेल था। झांसी से ह्यूरोज था, ये आपको पता भी होगा। और इलाहाबाद से कौन था? तो नील था। ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा 1 3 2 4। देखिए 1 3 2 4 कहाँ पर दिया गया है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया था? और देखिए रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको। और देखिए गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ये सब डेट सहित आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, और उस समय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट लागू हुआ उस समय। वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वी राघवाचार्य ने किया था। वी राघवाचार्य ने। ठीक है, वी राघवाचार्य ने किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इसमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ समाचार पत्र, उसके प्रकाशक। तो यहाँ पर देखिएगा जो सुमेलित नहीं है मैं सीधे बता देता हूँ आपको, ये आपका हो जाएगा इसमें से। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे इंडिपेंडेंट जो है, यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट जो होगा फ्रेंड्स, यह किसके द्वारा? बताइए राइट आंसर इसका। तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट जो होगा इसके जो प्रकाशक थे मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित हैं। ये पूछा जाता है बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? बताइए राइट आंसर। तो ये 1813 का अधिनियम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था तथा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का भी उपबंध किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जी किया था। ठीक है, तो 1897 में। अच्छा, 1887 में इन्होंने बेलूर मठ का स्थापना किया था। किसने? तो विवेकानंद ने, बेलूर मठ। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु, सर्वप्रथम यहाँ है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न को ठीक से पढ़िए, किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्रिप्स मिशन आया था कब? तो 1942 में आया था। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। क्लियर।
उसके बाद देखिए क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह किसका है? लाला लाजपत राय का है। ठीक है, लाला लाजपत राय, इनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय के द्वारा लड़ा गया था? तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी जी के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय WC बनर्जी थे, लेकिन वो हार गए थे। ठीक है, बाद में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। पहले चुनाव तो यहीं लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। लेकिन ब्रिटिश हाउस का जो सदस्य बने थे सबसे पहले ब्रिटिश संसद का, वो दादा भाई नौरोजी बने थे। यहाँ चुनाव पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। चलिए, उसके बाद क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन थे। मैंने अभी बताया था कि बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का जो योगदान है, उसका एक ही वीडियो में मैंने बहुत अच्छा कंटेंट है, वो एक बार देख लीजिएगा। ये सब प्रश्न है वहाँ पे, एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल यानी कि नग्न हड़ताल आपने पढ़ा होगा, नग्न हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? तो फ्रेंड्स यह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? तो देखिए अनुग्रह नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, इन सभी ने छोड़ा था। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सभी लोगों ने छोड़ दी थी, जितने भी यहाँ पर नाम दिया गया है। चलिए, राजेंद्र प्रसाद ने भी छोड़ा था, आपको याद होगा। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा मान सिंह ने। ठीक है, मान सिंह ने बनाया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था? तो देखिए चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1532 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 1532 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सल्तनत काल में दीवाने इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे है? देखिए दीवाने इस्तिहाक जो था यह एक प्रकार का पेंशन विभाग था। किस प्रकार का विभाग था? पेंशन विभाग था। और इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना किया गया था, जो कि दास विभाग था। दीवाने खैरात यह दान विभाग था। इसके बाद स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा है? अच्छा, ये जयदेव जो थे ये किसके दरबारी थे? तो यह सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ठीक है, और गीत गोविंद जयदेव की रचना है, याद रखेंगे। और इस पर रसिक प्रिया नामक टीका जो लिखा है यह किसने लिखा है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह किसने लिखा है? तो राणा कुंभा ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद के मत के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे ये रामानुज थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य जो हैं ये अद्वैतवाद के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए माधवाचार्य जो हैं ये आपका शंकराचार्य हो जाएंगे अद्वैतवाद के। यहाँ मैं लिख देता हूँ अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। और माधवाचार्य जो होंगे ये आपका हो जाएगा द्वैतवाद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और ये निम्बार्क जो है ये आपका द्वैत अद्वैतवाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए, यहाँ जगह नहीं है तथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिल्ली के लाल किले में, देखिए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये औरंगजेब हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली का जो लाल किला था इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सैनिक की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया? तो ये किसने किया है? ये किया है प्लिनी ने। किसने किया है? प्लिनी ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। किसने किया है? प्लिनी ने किया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्लिनी की एक महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्लिनी की, वो कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक इसने पुस्तक लिखी है प्लिनी ने, याद रखेंगे।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसल जनपद को दो बराबर भागों में बांटती थी। तो ये नदी कौन सी है, यह सरयू नदी है। ठीक है, कोसल जनपद को दो बराबर भागों में बांटती थी। और देखिए ये जो कोसल था इसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। ठीक है, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। उसके और सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने यहीं पर दिया था। निम्नलिखित में से किसने लोथल पर उत्खनन करवाया था, लोथल का। ठीक है, तो ये किसने करवाया था, तो S.R. राव ने करवाया था। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। उसके बाद देखिएगा कि अज्ञेयवादी यानी कि संदेहवादी संप्रदाय के संपादक कौन थे। तो ये संजय बेठलपुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था। तो ये जो बलाधिकृत अधिकारी जो था यह संबंधित था सेना का सेनापति। ठीक है, सेना का जो सेनापति होता था इसको महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि कालिदास की कौन सी रचना इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कालिदास की रचना कौन सी नहीं है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए काव्य दर्शन जो है, यहाँ पर देखिए काव्य दर्शन, इसके लेखक कौन है, दंडी हैं। कौन है, दंडी हैं। और जो देवकी चंद्र गुप्तम है, यहाँ पर देखिए देवी चंद्र गुप्तम, इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। ठीक है, कौन है, विशाख दत्त हैं। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कालिदास की रचना नहीं है, तो ये दोनों हो गया, तो 100 अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये दोनों ये ऋतु संहार और ये विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है। उसके बाद देखिए किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था। तो यह नाम किसका था बताइए। तो देखिए यह नाम जो था ये अमरावती का स्तूप का था। ठीक है, अमरावती का स्तूप का नाम, क्लियर। अच्छा, सारनाथ का स्तूप जो था, सारनाथ, इसको धमेक स्तूप कहा जाता था, धमेक स्तूप, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांची के कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए ये जो कांची का कैलाश मंदिर है इसको एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है राज सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और ये पल्लव वंश का था और पल्लव वंश की राजधानी जो थी ये कांचीपुरम थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और देखिए और महाबलीपुरम के रथ मंदिर अगर पूछा जाएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण तो ये किसने करवाया था, तो फ्रेंड्स इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसी के शासनकाल में, इसी के समय जो है याद रखिएगा ह्वेन स्वांग कांची की यात्रा पर कांची का यात्रा किया था। किसके समय, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। किस बौद्ध संगति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया था। तो ये बट गया था, दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका बताइए वैशाली में। किसके समय में, कालाशोक के समय में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है, जो चीज़ आप जानते हैं वहाँ मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस युग को चैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण, अब यहाँ से करंट अफेयर्स शुरू हो रहा है। ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो फ्रेंड्स यह किया जाएगा दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, दिल्ली में किया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया था। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है कि भारत का कौन सा जो है विमान इसमें भाग लिया था, तो यह तेजस लड़ाकू विमान। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, तो यूके में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021, हालांकि 2022 में ये जारी किया गया था, इसमें भारत का रैंक पूछा गया है। तो देखिए ये EIU, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जारी किया गया है और भारत का स्थान इसमें 46 है। 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा कंट्री है, तो नॉर्वे है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए लास्ट में अफगानिस्तान है। उसके बाद देखिए हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है। तो देखिए यह जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, तो यह जो है यह गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है अरावली जैव विविधता पार्क। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है, बताइए। तो ये आसियान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और आसियान ने डिजिटल कार्ड योजना 2022 को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, राफेल नडाल का यह 21वां ग्रैंड स्लैम था, सही है, खिताब था इनका। महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एशले बार्टी कहाँ की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो ये स्पेन के हैं, सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में जो है खोला गया है। चलिए, दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसको खोला गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये कौन बन गई है, तो ये बन गई है तस्नीम मीर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। तो भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है। ठीक है, भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था और वो रजत पदक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है। तो ये दिया गया है दानिश सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए, इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में। क्लियर। चलिए, और 2021 में जो सितंबर में हुआ था 21वीं बैठक, वो कहाँ पर हुआ था, तो वो ताजिकिस्तान में हुआ था। और ये कहाँ होगा, तो उज्बेकिस्तान में होगा। और ईरान जो है, ईरान SCO का नया सदस्य देश बना है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 9वां सदस्य देश बना है ईरान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किससे प्रदान किया गया है। तो यह मधु कांकरिया को दिया गया है, उनकी उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, हम यहाँ थे, मधु कांकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें से देखिए, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भारत को 87वां स्थान, यहाँ माह नहीं होगा, 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को बिल्कुल 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। तो देखिए, इसमें फिनलैंड नहीं है, स्वीडन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है सही है, तीसरा गलत है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2022 में निधन हुए भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको 2001 में दिया गया था। ठीक है, 2001 में इनको दिया गया था, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए, राइट आंसर इसका 2001 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच किया गया। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। और यह कोस्ट गार्ड जो है अभ्यास है, दोस्ती। तो राइट आंसर इसका देखिए भारत, मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी में वीडियो हम लोग कवर करेंगे, अन्यथा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा। भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये गीता मित्तल बनी है। ठीक है, गीता मित्तल बनी है, याद रखिएगा। चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका गीता मित्तल। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका सम्मेलन किया गया है चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में किया गया है, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, किस देश में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। तो ये अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा इसका राइट आंसर, अफगानिस्तान के वितरण हेतु। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे वो करेंगे अगला प्रश्न कि दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो जायद आया था, ठीक है, जवाद, उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका नामकरण जो है यह सऊदी अरब के द्वारा किया गया है, जवाद, ठीक है। और यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। और जवाद का अर्थ होता है उदार। क्या होता है? जवाद का अर्थ होता है उदार। क्लियर? चलिए सऊदी अरब होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जस्टिस AK मिश्रा बने हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये न्यूजीलैंड के एजाज पटेल हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के हैं एजाज पटेल। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया 2023 को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन सा नहीं है? 7 जो इंजन है इनमें कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें जो नहीं है वो आपका हो जाएगा संचार, ठीक है। इसमें है कौन कौन से? तो सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक्स और संरचना। तो ये 7 हैं, इसमें संचार नहीं है। अगला प्रश्न कि अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति के निर्णय अनुसार रेपो रेट क्या है? तो यहाँ पर देखिए अगस्त 2022 ये 5.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ की गई है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? ये भी नाम याद रखिएगा, इसको ट्रांसलेट किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। राइट आंसर इसका गीतांजलि श्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए और ये पहली भारतीय हैं। चलो उसके बाद देखिएगा भारतीय महिला हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में, अच्छा प्रगति मैदान तो आपको पता ही चल गया होगा, ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया, तो ये नई दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए DRDO के द्वारा अप्रैल 2022 में हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह क्या है? तो हेलिना जो है यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा सतमाला पहाड़ी, उसके बाद आपका कैमूर पहाड़ी, फिर आपका त्रिशूल पर्वत और फिर पीर पंजाल श्रेणी। तो ये जो क्रम दिया गया है ये आपका हो जाएगा 1 2 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो देखिए इसमें भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, ये भी सही है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है, ये भी सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही हैं। पूछा गया सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी सही हैं। उसके बाद देखिए श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो यह नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा सही है? तो देखिए इसका विकास जो है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ये वाला जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। और मुख्यतः इसका विस्तार जो है केरल पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी घाट में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पर देखिएगा कि जस्ता उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य राजस्थान है, सही है। टीन का उत्पादन में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि उड़ीसा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है, तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन झारखंड में होता है। तो ABC सही है, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न शहरों में से पश्चिम से पूर्व क्रम से सजाएं। तो यहाँ पर देखिएगा पश्चिम से पूर्व नागपुर, फिर आपका हो जाएगा भोपाल, फिर आपका हो जाएगा झांसी और फिर हो जाएगा पूर्व में कोलकाता, ठीक है। तो 1 4 2 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो इसमें से देखिए एक कनारी है, ठीक है। कनारी जो है
यह किसकी है? तो ये प्रशांत महासागर की नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पीटी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो यह लक्षद्वीप समूह में है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में है यह पीटी द्वीप। चलिए तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं लगती है, नहीं मिलती है? तो यह देश जो है यह फ्रांस है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, ठीक है, कनाडा के कुछ भाग हैं, ग्रीनलैंड है, रूस का कुछ हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है यहाँ पर। ठीक है, फ्रांस नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये आपका पृथ्वी का अभिकेंद्री बल हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का अभिकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 81 से लेकर के यहाँ पर आएंगे, 81 से लेकर के देखिए फ्रेंड्स 90 तक में जो है मैथ का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा। चलिए 91 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील है। तो यह कौन सी सामग्री है? तो फ्रेंड्स यह एलम है, फिटकिरी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और डल यानी कि सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो यह किसमें? सॉफ्ट ड्रिंक में रखने पर। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ बना लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि शीतल पेय पदार्थ में इसको रखने पर जो है ऐसा होता है। शीतल पेय पदार्थ में कार्बनिक एसिड होता है जो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप जो है लोहा अपना चमक खो देता है। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मानव निर्मित फाइबर। ठीक है, इसको मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये कारखाना में बनाया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता वाला गैस कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, निम्नलिखित में से पूछा गया। वैसे जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि निम्नलिखित लगा हुआ है। इस तरह से अगर प्रश्न दिया रहता है कि वायु में सर्वाधिक मात्र प्रतिशत वाला, तो आप इनमें से कोई नहीं लगाते। जब निम्नलिखित लिख दिया गया तो इन्हीं में से ऑप्शन आपको चुनना है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर इसका। अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उपयोग जो होता है उद्योग में भी होता है, मानव स्वास्थ्य पर भी इनका प्रभाव होता है क्योंकि ये एसिड और बेस का बैलेंस बनाते हैं। किसानों की फसलों पर वो होता है। मिट्टी में देखते हैं क्षारीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है, इस तरह से लवण बनाने में, उदासीकरण करने में उनका प्रयोग बिल्कुल होता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद देखिए साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है, ये होता क्यों है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये साबुन का घोल क्षारीय होता है और देखिए हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है। तो 1 और इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर अभी आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव सांस लेते समय इसे अंदर लेते हैं, यह क्या है? तो देखिए यह जो है अधातु है। ठीक है, चलिए नॉन मेटल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो सोडियम का किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है? तो प्रोटॉनों की संख्या आइसोटोप में समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या इसमें भिन्न भिन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप्स। ठीक है, समस्थानिक जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, काल के हिसाब से, यानी कि सबसे पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें से थॉमसन परमाणु मॉडल। ठीक है, 1897 में। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो जाएगा, ये आपका 1911 में। ठीक है, और बोर का परमाणु मॉडल ये हो जाएगा आपका 1913 में। तो क्रम से हो जाएगा 2-1-3, 2-1-3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए कोशिकाओं में गैसीय विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स यह डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, डिफ्यूज़न के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। ठीक है, इसमें जो होती है संतति कोशिकाओं की संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक है, याद रखिएगा
दो समान संतति कोशिकाएं बनती हैं पेरेंट कोशिका को विभाजित होने के बाद। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दूषित जल के कारण होता है, तो दूषित जल के कारण कौन सा रोग होता है, तो देखिए हैज़ा होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, हैज़ा होता है। उसके बाद आप देखेंगे हैज़ा के बाद जो है आपका कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें से, हेपेटाइटिस नहीं होता है, दूषित से हो जाएगा आपका, हाँ आंत ज्वर भी होता है ना, ये टाइफाइड ही है, टाइफाइड बुखार, साल्मोनेला टाइफी, तो ये आंत ज्वर भी हो जाएगा। और हैजा होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए और बी, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस से होता है, ये आपको भी पता है। चलिए, और कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर होता है। उसके बाद देखिए सब्जियां और फल अच्छे स्रोत होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन के और खनिज के, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विटामिन और मिनरल के होते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है, तो ओजोन की सांद्रता में कमी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस जो होगा ये आपका प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्राकृतिक गैस प्राथमिक ईंधन। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि यह है, तो क्यों कहा जाता है, तो सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा हार्मोन का स्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी विकास के लिए उत्तरदायी है, तो यह जो होता है यह टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, यह जो होता है पुरुष हार्मोन है, यानी कि पुरुष लिंगी हार्मोन है। बाकी देखिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और एक रिलैक्सिन, ये मादा लिंगी हार्मोन है, रिलैक्सिन। ठीक है, ये तीन हार्मोन याद रखेंगे, ये मादा लिंगी हार्मोन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, तो ये आपका हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। इसमें से स्पाइरोगाइरा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, तो समतल दर्पण में जो है ये वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। ठीक है, आभासी बनती है और चेहरे के आकार के समान बनती है, बराबर। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है, तो यह घटना जो यह कहलाती है रिफ्रैक्शन। क्या कहलाती है, यह रिफ्रैक्शन कहलाती है, यानी कि अपवर्तन कहलाती है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, फ्यूज तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। ठीक है, और फ्यूज तार जो होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु से बनता है, एसएन और पीबी का जो मिश्र धातु है उसी से बनता है, तो ये उच्च हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो ये होता है त्वरण आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना बताइए, तो फ्रेंड्स ये होता है 3.6, यहाँ मैं देखता हूँ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, चलिए, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ये आपको याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा 10⁴ हर्ट्ज। पढ़ा होगा आपने कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या इस 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए, एक ही बात है ना। इसके बीच की जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है इसको हमारी कान सुन सकती है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो निम्न में से कौन सा सही है इसमें से, तो देखिए क्या होगा, वस्तु का भार जो है यह शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg होता है, अगर ये जी जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति, कवक जो होता है ना, पूछा जाता है इसकी कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये बहुत ही आसान है, 20 होती है। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक है, तो भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो ये आपको पता होगा। अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद 11 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह हो जाएगा, 2 सप्ताह। अभी रिसेंटली भारत की राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव का इसी में वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? देखिए पंचायती राज पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो कराया है। सभी अनुच्छेद को, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक को मैंने बहुत ही पूरे डिटेल में कवर कराया हुआ है। और भी जितनी भी समितियां हैं पंचायती राज से, इन सबको कवर कराया हुआ है। देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर चले जाइए। तो 243 जी हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत कुछ अपवाद को छोड़ करके समाप्त कर दिया? तो ये चार्टर एक्ट 1813 हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स यह कौन सी समिति है? एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, याद रखेंगे, एल एम सिंघवी समिति। राजीव गांधी के सरकार में इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि संसद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का भाग, तो 1/10 होता है कोरम। ठीक है, 1/10 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, ठीक है 1952 में जो है इसका गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर करना। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न हुआ है, वो क्रम पूछा गया है। तो ये 17वीं विधानसभा है। उसके बाद देखिएगा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? तो टीएमसी जो है यह राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी है। टोटल 8 नेशनल पार्टी हैं, याद रखेंगे। एक तो हो गया भाजपा बीजेपी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी हो गया, उसके बाद सीपीएम हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और एक है सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिनको कि एनसीपी कहा जाता है, शरद पवार की पार्टी। तृणमूल कांग्रेस है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एक यह पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12वीं में क्या है? नगर पालिका है। ठीक है, 12वीं में नगर पालिका है। अच्छा, 11वीं में क्या है? तो 11वीं में पंचायती राज है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो 2 स्तरीय इसमें से सिक्किम में, बिहार में त्रिस्तरीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग निम्न में से किनका चुनाव संपन्न कराता है? तो निर्वाचन आयोग किसका कराएगा? इसमें से पता ही, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधायिका, इन सबका चुनाव होगा। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र और राज्य में समान होती हैं। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ठीक है, विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, बी और सी, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित इसको करना है। पलामू हो जाएगा आपका किसके? मैग्नीज। हजारीबाग बॉक्साइट। खेतड़ी तांबा, ये तो राजस्थान में है। उसके बाद क्योंझर उड़ीसा में है, अभ्रक के लिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है। निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है? तो पार्ट 2 में क्या है? 7 निश्चय में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये याद रखना होगा आपको। हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इसमें से आपका नहीं है बाल विकास और राज्य विकास। उसके बाद देखिए 2019-20 में बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ये घरेलू हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु बनेरघट्टा में।
उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो ये गोपालगंज में है सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए, और सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, तो सबसे कम मुंगेर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सा इसमें से मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है तो इसमें क्या क्या है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक असमानता। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 142 नंबर कि मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक ने प्रारंभ किया है, तो यह बैंक है SBI। ठीक है, अगला भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष जो है किस वर्ष को बनाया है, तो ये 2011-12 को। उसके बाद देखिए बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है, तो ये न्यूनतम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो नया आर्थिक सर्वेक्षण आया था बिहार का, उसका अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 350 किलोवाट आवर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए किलोवाट आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जो है कपास का उत्पादन गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है, तो अब जो है नया राज्य महाराष्ट्र बना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो इसको बढ़ा दिया गया है 2025-26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों, NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन है, तो ये कौन है, VP कानूनगो हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 30,307 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 2021 में रेमिटेंस यानी कि प्रेषण के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों का सही क्रम चयन करें, तो ये आपका हो जाएगा भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए। अपना स्कोर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक मैं आपको फ्रेंड्स मैथ का जो है क्वेश्चन का आंसर फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, मैथ का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए मैथ यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 से जो है मैथ स्टार्ट हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। एक बार मैथ को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 15 डिग्री हो जाएगा। 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11। 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 17.3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1। 87 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। एक बार सबको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 89 का देख लीजिए। 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 21%।